नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो यूपी पीसीएस को लेकर है और यूपी पीसीएस में जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कुछ ऐसी चीज़ें कि कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इसका एज क्राइटेरिया है। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बिगिनर्स के दिमाग में या मन में होते हैं, और साथ ही कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को तैयारी तो कराना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ सवाल उनको परेशान करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी पीसीएस में अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या डिग्री, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी आपकी एज होनी चाहिए, और किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन या कुछ और छूट मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज का जो ये सेशन है वो डिपेंड करता है आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन पे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको, नोटिफिकेशन जब भी जारी होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाती हैं। लेकिन आजकल समस्याएं क्या हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो तरीके से नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कुछ स्पेशल लेके आया हूँ, ये पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप बहुत ईजिली इनको देख सकते हो। लेकिन इसके बाद भी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये कुछ ऐसे कीवर्ड या ऐसे क्वेश्चंस हैं, एफएक्यूज हैं, जो मोस्टली सर्च किए जाते हैं। यानी बच्चों को या उन पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, बहुत बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं इन सब चीज़ों को लेकर। ये जो आज का हमारा सेशन है बेसिकली इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स हैं, जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं या तैयारी शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे डाउट्स उनके मन में हैं। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। तो उन उन सब के लिए ये सारी चीज़ें पुरानी है, वो सब जानते हैं। तो ये उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, मैं मेरा एक मोटिव ये रहता है कि मैं आपका टाइम जितना मैक्सिमम हो सकता है वो सेव करूं, अनावश्यक चीज़ों में आप ना भटकें या आप अनावश्यक टाइम अपना कहीं वेस्ट ना करें। तो ये चीज़ें आपके लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए हैं जो बिगिनर्स हैं। अब देखिए, जो बिगिनर्स हैं, अभी अगस्त का महीना चल रहा है 2023 का, और 2024 में वो बच्चे अपीयर होंगे जो थोड़ा बहुत टाइम दे चुके होंगे अपनी तैयारी को। क्योंकि पीसीएस के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 साल का टाइम चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें इन द सेंस कि कुछ बेसिक स्टडी मटेरियल है, एटलीस्ट उसकी आप रीडिंग लगा चुके हो अगस्त सितंबर तक, और प्रॉपर वे में रीडिंग आपने उसकी लगाई हो। यानी मैं रीडिंग का तरीका बता चुका हूँ कि आप रीडिंग कैसे लगाएंगे, कैसे उसकी स्टडी करेंगे, कैसे उसका रिवीजन करेंगे। अगर आप उस फेज से गुजर चुके हैं तो आप 2024 में बहुत आराम से अपियर हो सकते हैं। क्योंकि ये जो टाइम चलता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये स्पेशली मेंस के लिए टाइम सबसे अच्छा होता है कि जो बच्चा नेक्स्ट ईयर अपियर होगा उसको ये टाइम 3 महीने 4 महीने मेंस में देने चाहिए। तो ये बेसिकली मान के चलिए 2025 में जो बच्चे अपियर होने वाले हैं, यानी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये एकदम बिगिनर हैं जो अभी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो उनको अभी बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद कहीं जाके वो ट्रैक पे आएंगे, तब जाके वो तैयारी उनकी प्रॉपर वे में शुरू हो पाएगी। तो मैंने आपसे कहा कि जो एफएक्यू, जैसे मैं अगर बात करूं कुछ कॉमन क्वेश्चंस की, कि सबसे पहले आता है कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए, कितनी एज आपकी यहाँ पर होती है, या उसके अलावा मैं बात करूँ कि कितने अटेम्प्ट पीसीएस की अगर बात करूँ तो बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि पीसीएस में हमें कितने अटेम्प्ट मिलते हैं। या अगर बात करूँ क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है या मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, या हमें कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा या कुछ एडिशनल डिग्री की आवश्यकता है, तो ऐसे पद इसमें हैं या नहीं है। अगर कुछ पोस्ट इसमें ऐसी हैं कि जहां पर फिजिकली मेजरमेंट की आवश्यकता होती है, तो वो क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, और कट ऑफ का क्या क्राइटेरिया रहता है, प्रीलिम्स का क्या रोल है, क्या रोल मेंस का है ना। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो जनरली बच्चों के डाउट होते हैं। तो आज हम इन्हीं सब क्वेश्चंस पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, यूपीपीसीएस, जैसे अगर मैं बात करूं आईएएस और पीसीएस, ये दो एग्जाम हैं
एक हो गया आपका आईएएस, एक हो गया आपका पीसीएस। देखिए आईएएस का जो एग्जाम हो वो कंडक्ट कराता है यूपीएससी। कौन कराता है? यूपीएससी। और यूपीएससी जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम सीएससी, उसके माध्यम से आप क्या बनते हैं? आप बनते हैं आईएएस, आप बनते हैं आईपीएस, आप बनते हैं आईएफएस, आप बनते हैं आईआरएस, है ना। तो इस तरह की पोस्ट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के थ्रू जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, आप ये पोस्ट वहां पर आपको मिलती हैं। अब बात करें, देखिए जैसे ये यूपीएससी है, ये सेंट्रल लेवल पे है, और जो पीसीएस है, जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं, यानी जो राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए आयोग बने होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन या प्रोविंशियल कमीशन, तो ये जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं सिविल सर्विसेज का, तो इसके माध्यम से आप क्या बनते हैं? आप बनते हैं एसडीएम, आप बनते हैं डिप्टी एसपी, आप बनते हैं एआरटीओ, आप बनते हैं बीडीओ, आप बनते हैं नायब तहसीलदार, है ना। तो अभी देखेंगे इसके माध्यम से होने वाली जो परीक्षा है उसमें कौन कौन सी पोस्ट इसमें शामिल है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आयोग आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है, और हर साल ये एक नोटिफिकेशन जारी करता है। जो इसके एग्जाम यानी जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उससे 3 से 4 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी होता है आयोग की वेबसाइट पे। फॉर्म इसका ऑनलाइन फिल होता है ना। तो सारी डिटेल नोटिफिकेशन में दी गई है। और ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो हर स्टेट का अपना अलग एक बॉडी होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। और अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान का जो आर्टिकल 315 है, वहाँ पर अखिल भारतीय सेवाएं और राज्य स्तरीय सेवाओं के लिए इन आयोग की वहाँ पर चर्चा की गई है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था। और अगर मैं पोस्ट की बात करूं, देखिए ये पोस्ट है जो आपको यूपीपीसीएस यानी जो पीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है उसके माध्यम से आप किस किस पोस्ट पर चयनित हो सकते हैं। तो ये सारी पोस्ट है, जैसे आप डिप्टी कलेक्टर, मैंने बताया आपको, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, तो ये सारी पोस्ट हैं। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहां पे तसल्ली से देख लें। और ये सारी पोस्ट आप जब नोटिफिकेशन देखोगे तो नोटिफिकेशन में क्या होता है कि ये पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, ये वहां मेंशन होती हैं आपके नोटिफिकेशन में कि कितनी पोस्ट पर ये भर्ती की जा रही है। और जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होने के बाद जब उसका रिजल्ट आता है, उसके बीच में भी जो पोस्ट शासन द्वारा आयोग को भेजी जाती हैं, वो पोस्ट भी यहाँ पर ऐड करने के बाद आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है। और प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद उसमें कोई भी पोस्ट ऐड नहीं की जाती है, यानी नंबर ऑफ पोस्ट प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले तक जितनी ऐड हो गई उतनी ही पोस्ट पर आपका फाइनल रिजल्ट आना है। तो ये सारी पोस्ट हैं। और इसमें जैसे क्वालिफिकेशन यानी जो हमारा एलिजिबिलिटी है, देखिए जो नोटिफिकेशन आता है उसका मैं बताता हूं क्या लिखा होता है उसमें, कि आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या करना है? स्नातक की उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए। यानी आपको कम से कम एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस परीक्षा के माध्यम से एसडीएम यानी डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी और बीडीओ, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेड टैक्स और कमर्शियल टैक्स, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जहां आप सिंपली ग्रेजुएशन के बाद आप वो पद प्राप्त कर सकते हो। अब बात आती है कि ग्रेजुएशन में क्या किया हो। देखिए अगर आपने बीए किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आपने बीकॉम किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपने बीएससी किया है, आपने बीटेक किया है, इसके अलावा आपने बीबीए किया है, आपने बीसीए किया है, यानी जो भी डिग्री आपको ग्रेजुएट करती है, आप किसी भी डिग्री को धारित करते हैं तो आप यहाँ इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इस एग्ज़ाम के लिए क्या है?
एलिजिबल है, और जब आप आवेदन करेंगे तब तक आप वो जो डिग्री है आप वो क्वालिफाई कर चुके हो, आप डिग्री होल्डर हो। ठीक है। अब इसमें एक टर्म आता है, कतिपय पदों पर कुछ अर्हताएं चाहिए स्पेशल। जैसे कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहां आपने लॉ की डिग्री आपके पास है, या अगर आप किसी जैसे कॉमर्स में, यानी आपने बीकॉम किया है, कॉमर्स आप में ग्रेजुएट हैं, या आपने बीएससी किया है पीसीएम में, है ना, तो बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं। आपने समाजशास्त्र में आपकी डिग्री है, तो बहुत ऐसी पोस्ट हैं जहां पर आपको क्या चाहिए, ये स्पेशल डिग्री चाहिए। उन पद के लिए भी आप क्या हो, एलिजिबल हो। जैसे डाइट प्रवक्ता की वैकेंसी आती है, तो वहां पर आपको क्या चाहिए, बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, यानी आप मिनिमम ग्रेजुएट हो तो आप पीसीएस का फॉर्म फिल कर सकते हो, और ग्रेजुएट में यानी ग्रेजुएशन में आपने कोई भी किसी भी स्ट्रीम में वो डिग्री हासिल की हो, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। अटेम्प्ट की बात करते हैं। देखिए, पीसीएस में कोई क्राइटेरिया अटेम्प्ट का नहीं है। आप 21 से लेकर 40 तक जितना मर्जी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। यहाँ पर अटेम्प्ट काउंट नहीं किए जाते हैं, जैसे यूपीएससी में अटेम्प्ट काउंट किए जाते हैं। यहाँ पर कोई अटेम्प्ट का कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है। आप 21 साल के होने के बाद ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद आप लगातार जब तक आप चयनित नहीं होते हैं आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ ऐसा कोई कंपलसरी वाली चीज़ें नहीं है। अब बात करते हैं एज की, कि यहाँ पर एज का क्राइटेरिया क्या है और क्या रिलैक्सेशन मिलता है। तो देखिए, ये जितनी डिटेल है वो जो 2023 का नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन के आधार पर ये डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो उस नोटिफिकेशन में क्या था कि जो आपकी एज काउंट की जाती है, जो कंसीडर की जाएगी, वो कब से की जाएगी, 1 जुलाई 2023, यानी नेक्स्ट ईयर आएगा तो वो हो जाएगा 24, है ना। इस डेट को आप 21 वर्ष की आयु आपने पूरी कर ली हो, मतलब आपका जन्म 1 जुलाई 2002 के बाद नहीं हुआ हो, उससे पहले ही हुआ हो, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज, यानी जो आपकी मैक्सिमम 40 साल की उम्र है, यानी 2 जुलाई 1983 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अगर उससे पहले का जन्म आपका है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। 83 के बाद का आपका जन्म है तो आप अभी भी यूपीपीसीएस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर जो आएगा तो ये 84 हो जाएगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन 2023 का था, जिसका मेंस का एग्जाम है, प्रीलिम्स हो चुका है। नेक्स्ट ईयर 24 का आएगा, उसमें एक साल ऐड ऑन होने के बाद ये 1984 हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं छूट कि जो एज रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पर, किस किस को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी किस किस कैटेगरी को और किस किस सेक्टर को यहाँ पर ऐड किया गया है। यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी जाती है, किस किस को, उत्तर प्रदेश के SC ST OBC ये कैटेगरी है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के वरीय खेलों में कुशल खिलाड़ियों को, राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों को, इनको क्या मिलती है, 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। यानी ये लोग 45 की उम्र तक यूपीपीसीएस की परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो छूट मिलती है वो होती है 15 ईयर, यानी अगर इनकी एज की बात करें तो ये लोग 55 की एज तक यूपीपीसीएस की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि उसका
प्लस 3 वर्ष के बराबर यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो ये एज रिलैक्सेशन और मिनिमम और मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है आपका पीसीएस की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। आप मिनिमम 21 साल आपकी पूरी हो गई हो उम्र, और डेट क्या है 1 जुलाई तक, और मैक्सिमम आपकी जो उम्र है वो 40 साल है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी एज से रिलेटेड। अब बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट की। तो कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए यहां पर फिजिकली मेजरमेंट लिया जाता है। वो कौन कौन से पद हैं? इसमें आता है डीएसपी, डेप्टी जेलर, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स, एक्साइज इंस्पेक्टर। और इसमें जैसे अगर बात करें डीएसपी की, तो देखिए यहां पर कैटेगरी वाइज हाइट और चेस्ट ये मेजरमेंट है। जैसे मेल जनरल यानी अनरिजर्व, ओबीसी और एससी जो भी मेल होंगे उनकी हाइट यहां चाहिए 165 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो चेस्ट का साइज है वो 84 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर मतलब फुलाने के बाद, तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 89 सेंटीमीटर। ये किसके लिए है? ये मेल यानी पुरुष, अनरिजर्व, ओबीसी और एससी। अब बचे एसटी। तो एसटी के लिए क्राइटेरिया है 160 सेंटीमीटर का, और चेस्ट का 79 नॉर्मल, और 84 हो गया आपका फुलाने के बाद, यानी 5 सेंटीमीटर का उसमें आपको चेस्ट का विस्तार। फीमेल की बात करें तो अनरिजर्व, ओबीसी और एससी के लिए यहाँ पर जो हाइट का जो मेजरमेंट है वो है 152 यानी 152, और एसटी फीमेल के लिए है 147। तो यहाँ पर फीमेल के लिए केवल हाइट का मेजरमेंट है और उसके साथ साथ वेट का, यानी इन सभी महिलाओं चाहे वो एससी एसटी ओबीसी हों या अनरिजर्व हों, सभी महिलाओं के लिए यहाँ पर मिनिमम वेट का क्राइटेरिया है वो है कितना? 40 केजी। ये आपको डीएसपी बनने के लिए इतना मेजरमेंट है, फिजिकली मेजरमेंट जिसकी आपको आवश्यकता है, जो नीड है। डेप्यूटी जेलर के लिए आपको चाहिए, अगर आप मेल हैं अनरिजर्व ओबीसी एससी, तो आपको चाहिए 168, और चेस्ट का आपको मेजरमेंट चाहिए 81.3 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का यहां पर क्या चाहिए? पुलाव। मेल एसटी के लिए यहां पर चाहिए 160 160 सेंटीमीटर, और चेस्ट का मेजरमेंट है 81.3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का यहां पर भी क्या? पुलाव के साथ। फीमेल अनरिजर्व ओबीसी एससी के लिए चाहिए 152 यानी 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, और फीमेल एसटी के लिए 147 का मेजरमेंट यहाँ पर हाइट के लिए है। वेट की बात करें तो फीमेल के लिए जो यहाँ पर वेट है वो 45 टू 58 केजी के बीच में होना चाहिए सभी महिलाओं के लिए। सभी फीमेल चाहे वो अनरिजर्व हों, ओबीसी हों, एससी हों, एसटी हों, सभी के लिए वेट का जो मेजरमेंट है वो है 45 टू 58 केजी। इसके बीच में आपका वेट होना चाहिए अगर आपने इस पद के लिए अप्लाई किया है तो। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड के लिए मेल इसमें सभी हैं, अनरिजर्व, ओबीसी और एससी, इनके लिए चाहिए 165 और 84 सेंटीमीटर चेस्ट और 89 सेंटीमीटर पुलाव के साथ। फीमेल 150 यानी 150 सेंटीमीटर चाहिए, 79 यहाँ पर फीमेल के लिए भी मेजरमेंट है चेस्ट का। मेल एसटी 160 और 84 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर पुलाव के साथ। एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है, कुछ टाइम पहले ये जो पोस्ट थी वो लोअर पीसीएस के थ्रू आयोग इसको कंडक्ट कराता था, लोअर पीसीएस का एग्जाम, तो ये उसके थ्रू ये पोस्ट उसमें आती थी। लेकिन जब से लोअर पीसीएस का एग्जाम आयोग नहीं कराता है, तब से ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड।
तो तब से कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनको लोअर से निकाल के क्या कर दिया है अपर में, यानी इसी में इसको ऐड ऑन कर दिया है। तो अब ये पोस्ट पीसीएस के माध्यम से फुलफिल की जाती हैं। तो इसके लिए जो मेजरमेंट है मेल के लिए है यहाँ पर 167 81.2 सेंटीमीटर का यहाँ पर नॉर्मल चेस्ट का मेजरमेंट है और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर फुल हाफ। फीमेल इसमें अनरिजर्व ओबीसी के लिए 152 और फीमेल एससी और एसटी के लिए 147 यहाँ हाइट का मेजरमेंट है। ये दोनों यहाँ पर कोई नहीं है। तो ये सब हो गए हमारे फिजिकली मेजरमेंट। किन किन पोस्ट के लिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप ये फुलफिल करते हैं तो आप इन पोस्ट के लिए भी, जब आपको फॉर्म फिल किया जाएगा तो आप इन पोस्ट के लिए भी क्या करेंगे, वहां पर अपने फॉर्म में टिक करेंगे। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। देखिए ये जो एग्जाम है वो 3 फेज में होता है। जो हमारा सबसे पहला फेज है वो है प्रीलिम्स का। पहला फेज है हमारा प्रीलिम्स का, दूसरा फेज है मेंस और तीसरा फेज है आपका इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट। ये 3 चरण की परीक्षा है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इसमें जो आपका पहला फेज है यानी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, ये बेसिकली क्या है, ये एलिमिनेशन के लिए है। जैसे अगर मैं बात करूं ओवरऑल फॉर्म की, तो यहाँ लगभग 5 से 6 लाख के आसपास का फॉर्म फिल किया जाता है। अब 5 से 6 लाख फॉर्म आते हैं तो इसमें क्या करना है, छटनी करनी होती है। तो छटनी के लिए एग्ज़ाम है जो ऑब्जेक्टिव मोड में किया जाता है और ये एग्ज़ाम आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। यानी क्वालिफाई कैसे कि एक मिनिमम कट ऑफ आयोग डिसाइड करेगा, अगर आप उस कट ऑफ के ऊपर हैं तो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, आप नेक्स्ट फेज के लिए क्या है, एलिजिबल है, यानी आप उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल है। दूसरी परीक्षा है मेंस, अभी आगे डिटेल में चर्चा करेंगे उसकी। ये जो मेंस का एग्ज़ाम है यहाँ से आपका शुरू होता है फाइनल सिलेक्शन का दौर। यानी इसमें जितना आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर लेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा फाइनल सिलेक्शन में। तीसरा हो गया आपका पर्सनालिटी टेस्ट जो आपका इंटरव्यू है, और इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल मेरिट लगती है। फाइनल मेरिट के बाद किस पोस्ट के लिए कितना कट ऑफ गया है, क्या आपके मार्क्स उतने हैं, तो आपको वो पोस्ट क्या होगी, एलोकेट हो जाएगी। तो ये 3 फेज हैं। सबसे पहला प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का एग्जाम होता है आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और ये जो प्रश्न हैं इनकी संख्या होती है, 2 आपके एग्जाम होते हैं। एक होता है आपका जीएस पेपर 1, एक जीएस पेपर 2 यानी आपका सी सेट। तो जो जीएस पेपर 1 है इसमें आपके 150 सवाल होते हैं, 200 नंबर का ये टोटल पेपर होता है आपका, यानी 150 सवाल और 200 मार्क्स। इसका जो टाइमिंग होता है वो सुबह 9:30 से 11:30 बजे, यानी 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है, 120 मिनट का। 120 मिनट में आपको 150 सवाल सॉल्व करने होते हैं। दूसरा जो पेपर है आपका है सामान्य अध्ययन यानी जीएस पेपर 2, जिसको हम सी सेट कहते हैं। इसमें आपके 100 सवाल यानी 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आपके 200 मार्क्स के हैं। इसकी जो टाइमिंग होती है वो 2:30 से 4:30, यानी 2 घंटे 120 मिनट का ये आपका एग्जाम होता है। आपका ये जो एग्जाम है वो सेम डे यानी एक दिन में कंप्लीट हो जाता है प्रीलिम्स का। और इसमें अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो जो हमारा सामान्य अध्ययन पेपर 1 है, जो पेपर 1 है आपका, इसी पेपर 1 यानी जीएस पेपर 1 के मार्क्स के आधार पर आपकी क्या कर बनती है, फाइनल कट ऑफ बनती है। यानी जो आपका कट ऑफ है वो 200 मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगा। 200 मार्क्स में से आपने कितना गेन किया है और मिनिमम कट ऑफ कितना गया। अगर मैं मिनिमम कट ऑफ की बात करूं तो पिछले कुछ समय में आप मान के चलिए ये जो कट ऑफ है 83 से
88, 89 या 90 आप मान के चल सकते हैं कि ये वेरिएशन आपका ऊपर नीचे रहता है। ये जो आपका सीसेट का पेपर होता है ये जस्ट होता है क्वालिफाइंग नेचर का, और ये क्वालिफाइंग इन द सेंस कि आपको 100 में से क्या करना है, 33% आपको यहां पर लाना होता है, यानी 100 में से आपको 33 सवाल सही करने हैं। अगर आपने 33 सवाल सही कर दिए तो आप क्वालिफाई करने की कंडीशन में है, अगर आपने मिनिमम कट ऑफ पार कर लिया है तो। अब सपोज करो आपने यहाँ 150, यानी मैं अगर बात करूँ 200 नंबर की, आप यहाँ ले आए 100 मार्क्स, और यहाँ आप मिनिमम जो 33% का रेशो है आपने वो क्वालिफाई नहीं किया है, तो आप प्रीलिम्स फेल कर जाएंगे, क्योंकि आपको सीसेट क्वालिफाई करना है, कंपलसरी है। ठीक है। अब यहाँ पर 1/3 की होती है नेगेटिव मार्किंग। जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, यहाँ दोनों पेपर में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी की जाती है। मतलब अगर आपने 3 सवाल गलत कर दिए, 3 सवाल गलत करने के बाद आपका एक सवाल जो सही आपने किया है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया प्रीलिम्स का। अब बात करें सिलेबस की। देखिए, नोटिफिकेशन जब भी आता है आपको ये सारी चीज़ें वहाँ मेंशन होती हैं, सब डिटेल में लिखा रहता है। तो जो प्रीलिम्स का हमारा सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में वैसे विस्तार, यानी इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। यहाँ ओवरऑल सिलेबस मेंशन होता है। जैसे करंट अफेयर्स की बात करें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, सिर्फ इतना लिख दिया है। अब ये जो चीज़ें हैं कि समसामयिक घटनाएं कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाने की संभावना है, तो इसके लिए मेरा सबसे जो फेवरेट सेक्शन है वो है PYQs। जो बच्चा तैयारी करना चाहता है वो सबसे पहले PYQs ले, किसी भी एग्जाम की। उससे अच्छा गाइड आपके पास कोई नहीं होता है। आपको सबसे बेहतर तरीके से गाइड करने वाली कोई चीज है तो वो है PYQs, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो किस तरह के क्वेश्चन करंट अफेयर्स में से या किसी भी सेक्शन में से कैसे आने हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो वो आपको ये बताएगा। करंट अफेयर्स के बाद है भारत का इतिहास। इसमें आपका प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास, और साथ में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों सेक्शन है। भारतीय राजनीतिक एवं शासन यानी पॉलिटी वाला सेक्शन हो गया। आर्थिक एवं सामाजिक विकास आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन हो गया। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय और सामान्य विज्ञान, तो ये आपका है GS पेपर 1 का सिलेबस। इसमें जो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष है, यानी जो स्पेशल है, वहां से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। अब आता है सेकंड पेपर CSET। इसमें आपका होता है कॉम्प्रिहेंशन, अंतर्व्यक्तिक क्षमता, जिसमें संप्रेषण कौशल भी समावित होगा, यानी इंटरपर्सनल स्किल्स वाले क्वेश्चन होंगे। तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर का, और अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, सांख्यिकी, ये सारे सेक्शन आपके CSET में। उसके अलावा आपका सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश, ये सब लेवल है आपका हाई स्कूल। ये आपका दोनों पेपर का सिलेबस है। ये सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा एज इट इज़ PDF, आप वहाँ से देख सकते हो। नहीं तो नोटिफिकेशन जब भी आएगा ये सारी चीज़ें आपको वहाँ सब मिल जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जितना भी ये सिलेबस है यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन मेंस में जितना सिलेबस है वो बहुत अच्छे से डिफाइन किया कमीशन ने, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रीलिम्स की हो गई। अब देखिए, ये छोटा सा ट्रेंड एनालिसिस है प्रीलिम्स के क्वेश्चन को लेकर 2023 से 18 तक। जैसे ये आपके GS में जो आपके सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट से कब कब किस किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए हैं किस किस साल, है ना। ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं आपको ये बताने में कि आपके प्रीलिम्स में यानी GS वाले सेक्शन में कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा थोड़ा सा कम, कहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम है, और कहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन मिनिमम है। तो वो सारी चीज़ें आपको ये ट्रेंड एनालिसिस बताएगा, PYQs बताएंगे, है ना।
तो जैसे हिस्ट्री की बात करें तो 23 वाला जो सेक्शन है यहाँ 25 सवाल थे, 22 में 16, 21 में 15, 20 में 26, 19 में 27 और 18 में 24। ये आपका ट्रेंड है। और ये जो ट्रेंड है, यानी आप जब भी तैयारी कर रहे हैं आप उससे केवल पिछले 5 से 6 साल पीछे जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें क्या होगा, उन सब चीज़ों पर आपको क्लैरिटी बन जाएगी। आप थोड़ा सा ट्रेंड समझ लेंगे और जो आयोग का ट्रेंड है सवाल पूछने का, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया है उन 5 से 6 साल के सवालों को या उस ट्रेंड को, तो आप बहुत अच्छे से बहुत बेहतर तरीके से ये गैस कर सकते हैं कि आने वाले एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट्स में कितने सवाल पूछने की संभावना है या लगातार कहाँ से कितने सवाल पूछे जाते हैं, ये बहुत अच्छे से आप गैस कर सकते हैं। ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको काम आती हैं। ज्योग्राफी 23 सवाल 2023 में, 22 में 15, 21 में 22, 20 में 24, 19 में 25 और 18 में 22। जनरल साइंस 23 में 12, 22 में 13, 21 में 23, 20 में 12, 19 में 21 और 18 में 21। तो ये इसी तरह से पूरा ट्रेंड का एनालिसिस है पूरे 150 सवालों का। और अगर आप यहाँ देखेंगे केवल 23 को, तो देखिए इन्वायरमेंट से 17 सवाल पूछे गए लास्ट ईयर, यानी 2022 में यहाँ से 25 सवाल थे। और उससे पहले अगर जाएंगे 2021 में 5, 20 में 8, 19 में 17, 18 में 11। तो अगर आप ये देखेंगे बीच में यहाँ से जो ये ट्रेंड था, बीच में सवाल कम थे, लेकिन एक 5 के बाद देखिए अचानक से बूम आया, 22 में 25 सवाल, अभी 17। लेकिन आने वाले 2-3 साल में क्या होगा कि यहाँ पर सवालों की संख्या 15 से 20 के बीच में ही रहेगी। 2 नंबर हो सकता है ज्यादा हो जाए, 1-2 नंबर, या हो सकता है 1-2 नंबर कम हो जाए, है ना। तो ये सब चीजें आपको हेल्प करती हैं ट्रेंड को समझने में। अब बात करते हैं देखिए मेंस की। हमने प्रीलिम्स की बात की जो पूरा पैटर्न है, अब मेंस का जो हमारा पैटर्न है उसमें क्या क्या आपके पास पेपर होते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास टोटल 8 पेपर होते हैं। एक होता है आपका सामान्य हिंदी, एक होता है आपका निबंध। ये दोनों होते हैं आपके 150-150 नंबर के। उसके बाद आते हैं आपके जीएस के पेपर। पहले यानी 2022 तक जीएस में 4 पेपर हुआ करते थे, और उसके अलावा एक होता था आपका ऑप्शनल, जो आप चूज करना चाहें। ऑप्शनल में आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी करके 2 पेपर होते थे। अब क्या कर दिया है 2023 से पैटर्न चेंज हो गया है। पहले जो 4 जीएस के पेपर थे, एक ऑप्शनल था, तो ऑप्शनल को रिमूव करके यानी हटा के अब क्या कर दिया, उसकी जगह 2 जीएस के पेपर ऐड कर दिए हैं। और वो जो 2 जीएस के पेपर ऐड किए हैं वो आपका हो गया है उत्तर प्रदेश राज्य विशेष। यानी यहां पर अब आपसे यूपी में होने वाले सारे घटनाक्रम से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे भी आगे। तो वो 2 पेपर ऐड कर दिए हैं। जीएस का एक पेपर जो होता है 200 नंबर का होता है। तो जितने आपके 6 पेपर हैं सब 200-200 के हैं। ओवरऑल आपका ये जो मेंस होता है वो 1500 नंबर का होता है। और इसके बाद 100 मार्क्स का आपका होता है पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू। और 1600 नंबर के बाद आपका बनता है फाइनल कट ऑफ, है ना। टाइमिंग जो होती है वो होती है आपकी 3 घंटे की एक पेपर की, और एक दिन में आपके 2 पेपर होते हैं। ये 2022 का मैंने केवल 2 पोस्ट का, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, ओवरऑल छोटा मोटा आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए ये कट ऑफ का मैंने वो लगाया है। ये वो कट ऑफ है जो आयोग ने ऑफिशियली जारी की है अपनी वेबसाइट पे। ये आपकी पोस्ट है एसडीएम। कुल 39 पोस्ट थी यहाँ पर 2022 में, और कट ऑफ ये आपका यानी आपका कट ऑफ है 940। ये आपका हो गया मैक्सिमम। मिनिमम है आपका 912। ठीक है। अब ये 940 मैक्सिमम था और 912
एसडीएम के लिए मिनिमम कट ऑफ गया है किसका? ये आपका गया है अनरिजर्व का। इसमें भी आपको कैटेगरी वाइज बेनिफिट मिलता है। जैसे मैं बात करूं अनुसूचित जाति का, ये गया था आपका 893 मैक्सिमम और 874 आपका मिनिमम। ओबीसी आपका गया था 912 और 890। और दिव्यांग ये गया था आपका 843। अब ये जो कट ऑफ है 940 या 912 कितने मार्क्स में से था? ये आपका ओवरऑल मार्क्स थे 1600। 1600 नंबर में से आपको कितना चाहिए? 940 मैक्सिमम मार्क्स था 2022 में। अगर इतना नंबर पा लिया आपने तो आप क्या होगे? उप जिलाधिकारी, डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम। पुलिस उपाधीक्षक यानी डिप्टी एसपी, जिसको यूपी में सीओ कहा जाता है, उसके लिए जो कट ऑफ था अनरिजर्व का, देखिए ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं आपकी तैयारी में। आप जब आंसर राइटिंग करेंगे, कॉपियाँ चेक कराएंगे, है ना, तो तब क्या होगा? आप ये जज कर पाएंगे कि आपकी कॉपी में कहाँ सुधार की आवश्यकता है और कितना आपको नंबर चाहिए ताकि क्या हो, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए इसका था 912 और मिनिमम था 886, 886। ये क्या था? अनरिजर्व। उसके बाद एससी के लिए गया था 872 और 833। ओबीसी के लिए गया था 883 और 860। ये कट ऑफ गया था 1600 में से। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स यहाँ पर लाना होगा। मेंस आपका 1500 नंबर का है, 100 नंबर आपका इंटरव्यू होता है। अब मेंस यहाँ पर सबसे अहम रोल प्ले करता है आपकी सिलेक्शन में। अगर आपकी मेंस की तैयारी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे से आपने तैयारी की है, आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है, आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी है, आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से फ्रेम कर लेते हैं, तो आप मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और टॉपर की लिस्ट में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू आपके पास केवल 100 नंबर का है। आप कितना ही खराब करेंगे 50-55 नंबर आपको मिल जाएगा, कितना ही अच्छा करेंगे 70-72-75 नंबर आपको मिल जाएगा। वेरिएशन कितना है? 20-25 नंबर का अंतर है जो आप गैप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप अच्छा खासा गैप क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है आपके सिलेक्शन में वो है मेंस का। ये कट ऑफ आपको बताने का केवल एकमात्र यही उद्देश्य था कि मैं आपको आपकी मेंस की तैयारी का महत्व समझा सकूं। जो हमारा हिंदी का पेपर होता है मेंस में, उसमें जो सिलेबस है, देखिए उसमें आपका आता है एक गद्य दिया जाएगा, यानी गद्यांश होता है, उससे कुछ सवाल होते हैं, मान के चलिए जो कॉम्प्रहेंशन टाइप का है। उसके बाद संक्षेपण होता है एक। फिर आते हैं आपके सरकारी, अर्ध सरकारी, पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना। ये कुछ टाइप हैं। इस टाइप के आपको सवाल पूछे जाएंगे लेटर वगैरह के लिए, तो वो आपको लिखने होते हैं। उसके बाद आता है शब्द ज्ञान एवं प्रयोग। इसमें आपका उपसर्ग प्रत्यय होंगे, विलोम होंगे। वाक्यांश के लिए क्या होगा? एक शब्द होगा, वर्तनी और वाक्य शुद्धि, यानी एक ग्रामर वाला सेक्शन हो गया। और उसके बाद होता है एक लास्ट में लोकोक्ति और मुहावरे। ये आपका 150 नंबर का जो हिंदी है, ये उसका सिलेबस है। हिंदी और ऐसे दो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि यहाँ पर आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मान के चलिए कि आप टॉपर की लिस्ट में अपने आप को शामिल कर सकते हैं, अगर आपने हिंदी पे और ऐसे पे बहुत अच्छे पकड़ बना ली तो। निबंध
जो निबंध होता है यहाँ पर आपके पास होंगे 3 खंड। लिखने के लिए आपके पास यहाँ पर जैसे आप हिंदी में, अंग्रेजी और उर्दू, इन 3 लैंग्वेज में इनको आप लिख सकते हैं निबंध को। 3 ऐसे लिखने होते हैं। एक ऐसे का जो वर्ड लिमिट, जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो 700 शब्द का होता है और मार्क्स होते हैं इक्वली, यानी 50-50 नंबर के आपके 3 ऐसे हैं। और वो जो 3 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी, ए में आते हैं आपके साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित ऐसे होंगे। इन 3 में से आपको कोई भी एक ऐसे लिखना है और इन 3 में से कंपलसरी कोई एक लिखना है, यानी तीनों सेक्शन कंपलसरी है और तीनों में से एक एक ऐसे आपको लिखने होते हैं। जो आपका सेक्शन बी है यहाँ पर आता है आपका विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी संबंधित ऐसे पूछा जाएगा। आर्थिक क्षेत्र से संबंधित, जिसमें आपकी स्कीम वगैरह भी होती हैं। कृषि, उद्योग और व्यापार से संबंधित। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये सेक्शन 3 आपका हो गया। इसमें एक होता है आपका प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित, जैसे भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, है ना, सूखा, इससे संबंधित। और लास्ट होता है आपका राष्ट्रीय विकास योजनाएं और परियोजनाएं। तो ये टोटल आपके पास 9 टॉपिक होते हैं। इन 9 टॉपिक से आपको कोई भी 3 चूज करने हैं सेक्शन, मतलब तीनों सेक्शन से एक एक ऐसे आपको कंपल्सरी लिखना है। ये आपका ऐसे का पेपर है। अब ये आपका मेंस का सिलेबस है और ये मैं आपको, मैंने पहले बताया कि पीडीएफ दे दूंगा, आप वहाँ बेहतर तरीके से देख सकते हो, है ना। और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस तब बेहतर तरीके से कर पाऊंगा कि आप एक लेवल पे आ जाओ, आप इन चीज़ों को समझने लगो। तो ये सारी चीज़ें आपको, बस ये मैं बताना चाह रहा था कि आपके पास जो क्राइटेरिया है वो क्या है और अगर सिलेबस है तो वो कितना है। जैसे मैं पेपर 1 की बात करूं तो अगर मैं सब्जेक्ट बताऊं इसमें, तो देखिए आपके पास यहाँ पर कला एवं संस्कृति, जो भारतीय कला एवं संस्कृति, ये इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप देखेंगे हमारा पहला जो टॉपिक है, भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, कला के रूप, साहित्य, वास्तुकला के मुख्य पहलू, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है आपका इतिहास से संबंधित क्वेश्चन, यानी आधुनिक भारत से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे आपसे, है ना। उसके बाद आपसे पूछे जाएंगे स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों में जो भी भागों संबंधित जो भी रोल रहा उनका, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर जो एकीकरण हुआ और उस पुनर्गठन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है आपका विश्व इतिहास, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं या जो रेवोल्यूशन है वहां से सवाल होते हैं, जैसे औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। ये आपका हो गया, अगर मैं ओवरऑल बात करूं हिस्ट्री की, तो पहला सेक्शन आपका हो गया पेपर 1 में हिस्ट्री। अब दूसरा खंड आता है इसमें समाज को लेकर, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता। इसी में होता है महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या संबंध मुद्दे, इसी में गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण और उनकी समस्याएं, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। तो ये सारा सेक्शन जो हो गया हमारा हो गया सोसाइटी, यानी भारतीय समाज से संबंधित। इसी में आता है सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद। तो ये हमारे पेपर 1 का एक पार्ट है जिसमें मैंने अभी आपको केवल 2 सब्जेक्ट बताए। तीसरा आता है हमारा ज्योग्राफी। इसमें ज्योग्राफी में आपके दोनों सेक्शन होंगे, इसमें आपका भारत का भूगोल भी होगा, है ना, और विश्व का भूगोल भी होगा। तो इससे संबंधित चीजें आपसे यहां पूछी जाएंगी। तो इन 3 सब्जेक्ट को मिलाकर आपका होता है पेपर 1, यानी इतिहास। इतिहास में भारतीय इतिहास, कला संस्कृति और विश्व इतिहास। उसके बाद भारतीय समाज, और तीसरा जो खंड है वो है आपका तीसरा सब्जेक्ट है भूगोल। भूगोल में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो ये सारा आपका क्या हो गया, पेपर 1 का सेक्शन है। पेपर 2 में आता है आपका पॉलिटी, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, है ना। तो ये भारतीय संविधान। उसके बाद संघ राज्य, उसके कार्य, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथकीकरण, विवाद निवारण तंत्र, यानी बेसिकली जो हमारा
राजनीतिक व्यवस्था और जो हमारा गवर्नेंस है यानी शासन है उससे संबंधित खंड हमारा कौन सा है, पेपर 2 में। इसी में एक खंड ऐड होता है आपका, ये पूरा आपका पॉलिटी हो गया, फिर आता है आपका सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय। तो सरकार के स्तर पर सामाजिक न्याय के लिए जो पहल की जा रही है या उससे संबंधित जो पहलू हैं वो सवाल जो पूछे जाएंगे आपसे वो पूछे जाएंगे पेपर 2 में। केंद्र एवं राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा, बेहतरी के लिए गठित तंत्र विधि संस्थान, इन सब से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इसी में आपका स्वास्थ्य आ गया, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित, सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास प्रबंधन से संबंधित, फिर आगे आपका गरीबी एवं भूख से संबंधित। तो ये सारी चीजें क्या हो गई आपकी, सोशल जस्टिस से संबंधित यानी सामाजिक न्याय से संबंधित जो पहलू हैं उनसे संबंधित सवाल आपसे पेपर 2 में पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपका गवर्नेंस वाला पोर्शन हो गया जिसमें आपका नागरिक चार्टर हो गया, पारदर्शिता, और आपका सिविल सेवाओं में भूमिका, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है। उसके बाद तीसरा खंड आता है पेपर 2 का, वो होता है अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन। भारत एवं इसके पड़ोसी के साथ संबंध कैसे है, द्विपक्षीय क्षेत्रीय वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले जो भी समूह है उनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियां, साथ में राजनीतिक राजनीतिक प्रभाव और प्रवासी भारतीय। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित हैं। तो हमारा जो पेपर 2 है उसमें आपका हो गया पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और तीसरा खंड हो गया इंटरनेशनल रिलेशन। हमारा जो पेपर 3 आता है, पेपर 3 में आता है सबसे पहले आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित पहलू, भारत में आर्थिक योजना, उद्देश्य, उपलब्धि, नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास लक्ष्य, गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास। ये खंड हमने पेपर 2 में भी देखा है और ये खंड हमारा इकोनॉमी वाले सेक्शन में भी है, दोनों का नेचर चेंज हो जाएगा, है ना। तीसरा हो गया सरकारी बजट, वित्तीय प्रणाली। तो ये जितना भी सेक्शन आप देखेंगे ये आपका इकोनॉमी वाला हो गया। फिर आता है आपका इसी में आपका भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण, अर्थव्यवस्था, यानी ये हमारा इस पेपर 3 का खंड 1 है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित पहलू हैं, यानी जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, उससे संबंधित जो भी समृद्धि या जो ग्रोथ है, जो विकास है, जो स्कीम्स हैं उससे रिलेटेड सरकार के द्वारा किए जाने वाले जो प्रयास हैं उन सब से संबंधित जितने भी पहलू हैं वो आपके पेपर 3 में इंक्लूड हैं। दूसरा खंड आता है इसमें पेपर 3 में आपका साइंस टेक वाला, है ना। साइंस टेक में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो डिफेंस से रिलेटेड हो, वो हेल्थ से रिलेटेड हो, है ना, वो स्पेस से रिलेटेड हो, वो बायोटेक से संबंधित हो, वो आईटी से रिलेटेड हो। तो इनसे संबंधित जितने भी पहलू हैं, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित हो, वो सारे जो पहलू साइंस टेक से रिलेटेड हैं वो आपसे पूछे जाते हैं पेपर 3 में। तीसरा खंड आता है यहाँ पर एनवायरमेंट, है ना। एनवायरमेंट में क्या कि पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव का संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण, गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव और उनका मूल्यांकन। ये आपका हो गया एनवायरमेंट वाला सेक्शन। और उसके बाद आता है यहाँ पर जो हमारा चौथा खंड है, इसमें चौथा सब्जेक्ट है वो है इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अगर सब्जेक्ट के नजरिए से देखें तो ये हमारा जो पेपर 3 है वो सबसे लेंदी पेपर है। पेपर 4 ये आपका हो गया एथिक्स और गवर्नेंस। अगर आपने एथिक्स बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप बहुत आराम से बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, और अगर आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार नहीं किया है तो सबसे खराब नंबर भी यही देके जाता है। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जो आपको सेलेक्ट भी करा सकता है, जो आपको फेल भी करा सकता है। अब देखने में सिलेबस आपको जो भी लगे, लेकिन अगर आपने कायदे से इस सेक्शन को, इस पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाता है।
अब ये पेपर है 5, ये ऐड हुआ है इस साल। अब से पहले क्या था कि इसमें अगर मैं दोनों पेपर की बात करूं तो लगभग 43 टू 44 टॉपिक ऐड किए हैं। यानी ये जो 43-44 टॉपिक हैं, इन 43-44 टॉपिकों में सारे टॉपिक हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, है ना। इसमें से लगभग मान के चलिए 15 टॉपिक ऐसे थे जो पहले से आपके पेपर 1, 2, 3 में ऐड थे। यानी उत्तर प्रदेश राज्य विषय से संबंधित पहले सवाल पूछे जाते थे। अगर मैं नंबर की बात करूं तो अगर आप देखोगे पीवाईक्यूज तो 100 से लेके 120 नंबर तक का वेटेज होता था पहले किसका, यूपी से पूछे जाने वाले सवालों का। यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल से सवाल पूछे जाते थे, वो पेपर 1 में हो, यानी उत्तर प्रदेश का इतिहास से संबंधित हो, उत्तर प्रदेश का भूगोल हो, है ना। तो तीनों खंड में ये सिलेबस इंक्लूड था और तीनों खंडों से सवाल पूछे जाते थे। उनका जो वेटेज था लगभग 100 से 120 नंबर का था। लेकिन अभी कितना हो गया है, अभी आपके पास ये दो पेपर क्या है, सेपरेट हैं। यानी आपके पास अब जो इनका वेटेज है वो है 400 मार्क्स। 400 नंबर के आपके दो पेपर हैं, पेपर 4 और पेपर 5 और पेपर 6। अगर आप इसके टॉपिक देखेंगे तो ये सब क्या है, यूपी स्पेशल, यानी यूपी से संबंधित सारी घटनाएं, जैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास हो गया, वास्तुकला यानी कल्चर हो गया, स्वतंत्रता संग्राम 1857 से पहले और बाद में यूपी का उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा, स्वतंत्रता सेनानी कहाँ के, उत्तर प्रदेश राज्य के। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण शहरी जनजातीय मुद्दे, है ना, ये हमारा सोसाइटी वाला पहलू आ गया। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, उत्तर प्रदेश राज्य चयन मानदंड राजभाषा संचित निधि, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन शहरी एवं पंचायती राज लोक नीति अधिकार से संबंधित मुद्दे, उत्तर प्रदेश में सुशासन भ्रष्टाचार निवारण और आपका लोकायुक्त सिटीजन चार्टर से संबंधित मुद्दे, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और इसका प्रभाव, है ना। तो ये आपका पेपर 5। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित, यानी उत्तर प्रदेश का जो आंतरिक सुरक्षा से संबंधित पहलू हैं वो आपके पेपर 5 में ही आते हैं। जैसे इसमें उग्रवाद के प्रसार विकास के बीच संबंध, बाड़ा राज्य, ये जो सेगमेंट है इंटरनल सिक्योरिटी वाला, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। जो आपका पेपर पेपर 3 में जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला खंड है, ये चीज़ें वहीं से कवर हो जाएंगी, है ना। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा अधिकार, स्वास्थ्य चिकित्सा मुद्दे, शिक्षा, विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका यानी भारत के विकास में, समसामयिक घटनाएं यानी यूपी का करंट अफेयर से संबंधित, जल शक्ति मिशन, अन्य केंद्रीय योजनाएं उनका क्रियान्वयन। तो इसमें जितने भी आपको खंड दिखेंगे वो सब क्या है, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट या उत्तर प्रदेश का भारत के इतिहास में, भूगोल में, समाज में, भारत के विकास में क्या योगदान है, क्या योगदान रहा, है ना। तो वो सारे पहलू पेपर 6 में आपका उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे आर्थिक विकास से संबंधित पहलू हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, अर्थव्यवस्था, राज्य बजट, उसकी मुख्य विशेषताएं, उत्तर प्रदेश का व्यापार वाणिज्य उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं परियोजनाएं, नियोजित विकास, निवेश संबंधी मुद्दे, मानव संसाधन कौशल विकास, लोक वित्त राजकोषीय नीति, कर सुधार नीति, है ना। तो ये सारे मुद्दे उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संबंधित पहलू, जननांकीय जनसंख्या, कृषि का व्यवसायीकरण, कृषि फसलों का उत्पादन, नवीन वानिकी नीति, कृषि और सामाजिक वानिकी। तो ये जितने भी पहलू हैं ये सब क्या है, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। इन्हीं से संबंधित सवाल आपसे वहां पर पूछे जाएंगे। ये परिवहन, तो अगर आप देखें पहले जितना सिलेबस डिफाइन किया है, अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो लगभग आपको 20 से 22 टॉपिक, इन्हीं में से 20 से 22 टॉपिक ऐसे हैं जो पहले भी सब सिलेबस में कहीं ना कहीं मेंशन थे। चाहे वो अगर उत्तर प्रदेश आर्थिक विकास की बात है तो वो पेपर 3 के अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन में ये टॉपिक ऐड था। उत्तर प्रदेश इतिहास या जो
समाज या कला संस्कृति है वो पेपर 1 में ऐड था, तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो वेटेज था वो कम था। ऑप्शनल पेपर हटा दिया, उसके कई रीजन थे, है ना। जैसे अब क्या है, कॉमन चीजें होगी सारी, यानी पेपर 1 से लेके 6 तक पहले क्या था कि ऑप्शनल में क्या होता था, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट थे, और जब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेपर बनेंगे। पेपर के बाद क्या है कि उसमें जो कट ऑफ डिसाइड करते थे उसमें एक स्केलिंग होती थी। अब इसको स्केलिंग के चलते क्या होता था, कई बार किसी ऑप्शन में बच्चों को बेनिफिट मिल गया कि आपको 10 15 20 नंबर का एडवांटेज मिल गया। कई बार बच्चों को जो उनके रॉ मार्क्स थे उसमें कम हो गए, 20 25 30 नंबर तक कम हो जाते थे। तो स्केलिंग के चलते क्या हुआ कि वो ऑप्शन ही हटा दिया है। अब क्या है, अब कोई स्केलिंग का मुद्दा ही नहीं है। अब पेपर टोटल 8 पेपर है, आठों के आठों इक्वल है। अब कहीं कोई स्केलिंग का मामला कहीं से कहीं तक नहीं है ना। तो अब सारी चीज़ें सेम हो गई हैं। तो ये आपका एक बेसिक इंफॉर्मेशन होगी आपकी यूपीपीसीएस से संबंधित। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप बिगिनर्स हैं और आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए साबित हो, और जितने डाउट्स आपके थे वो उम्मीद करता हूँ शॉर्ट आउट हो गए हैं। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ आपकी ऐसी रह गई है, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं उठा पाया हूँ, कि आपका वो सवाल था या आपके मन में उस सवाल को लेकर कुछ जिज्ञासा है, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट सेशन में उसको सॉर्ट आउट करने की। और इसके लिए जैसे अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं, आपका टारगेट 2025 है, और जिनका टारगेट 2024 है, मैं इन दोनों के लिए, जैसे 25 वाले हैं तो उनको अगर तैयारी शुरू करनी है तो उनके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या गाइडेंस, क्या गाइड होनी चाहिए। और जो 24 वाले हैं तो ऑब्वियस है कि वो लोग 2023 में अपीयर अवश्य हुए होंगे, तभी इतना कॉन्फिडेंट है कि वो 24 में फिर से अपीयर होंगे और सिलेक्शन ले जाएंगे। क्योंकि देखिए स्ट्रैटेजी कभी भी सेम नहीं होती है। हर बच्चे का अपना क्या होता है, एक लेवल होता है, अपना टाइम होता है, और अपनी समझ होती है। अगर मैं 25 वालों को 24 में मर्ज कर दूं तो क्या होगा, उनका टाइम वेस्ट होगा। मैं यहाँ पर वो चीज़ें बताऊंगा कि मैं मान के चलता हूँ कि आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, डेवलप है, तो मैं उससे आगे की चीज़ें बताऊंगा। लेकिन 25 वाले बच्चों को मैं ये मान के चलूंगा कि आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं है। अभी मुझे आपको ये बताना पड़ेगा पहले कि आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, और एनसीईआरटी का यूज़ आपको कैसे करना है अपनी तैयारी में, अपने एग्जाम में, चाहे वो पीटी हो चाहे आपका मेंस हो, है ना। तो ये चीज़ें मैं यहाँ बता सकता हूँ। अब मैं आपको यहाँ तो नहीं बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी शुरू करनी है तो कैसे शुरू करनी है। मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि आपका एक बेसिक फाउंडेशन, बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप है, आप उस लेवल पे स्ट्रांग है, आपको नेक्स्ट लेवल पे चलना है। तो वो स्ट्रेटजी अलग होती है, ये स्ट्रेटजी अलग हो गई। और आपको किस किस सोर्स को फॉलो करना है ये हम आगे चर्चा करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा, मैं चर्चा तो ये डिस्कस आज ही कर देता, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं भी जानता हूँ कि कोई भी आदमी इतना बड़ा वीडियो नहीं देख पाता है, बोर होने लगते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें आप स्टार्टिंग में देख के स्किप कर देते हो, या हो सकता है कि उस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें आने वाले टाइम में मिलें या लास्ट वाले सेक्शन में मिलती हैं, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हो। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपके लिए मेहनत करूँ और वो आप तक पहुँचे ही ना। तो ये जो आपकी जो स्ट्रैटेजी हो सकती है 25 वाले बच्चों के लिए, कि अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, आपको शुरुआत, यानी अगर मैं बात करूं ए से लेके जेड तक जानना है कि आपकी तैयारी का होता है ए, और जो आपका जेड है यानी जो सिलेक्शन है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो रोड मैप है, हम इस पे चर्चा करेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे। हम इसकी स्ट्रैटेजी बात करेंगे कि ये क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप ए से लेके जेड तक पहुंचे, आपको कैसे बी पे जाना है, कैसे सी पे जाना है ना। ये जो फेज होगा हम फेज के हिसाब से चलेंगे। और ये जो 24 है, 24 के लिए अलग स्ट्रैटेजी होगी कि आपको अब पीटी के लिए किन किन सोर्स को फॉलो करना है, तो उसके लिए डिटेल्ड वीडियो हमारी दोनों सेपरेट होंगी, है ना। तो बहुत जल्द डिस्कस करेंगे, सबसे पहले 24 वालों के लिए, फिर 25 वालों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।